प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा, जिसकी शुरुआत 1 नंबर बेहड़ विधानसभा सहारनपुर जिले से हुई 12 फरवरी को, आज चौथे दिन सहारनपुर नगर विधानसभा में ये पहुंची है और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जिम्मेदार साथी, यह परिवर्तन यात्रा लगभग 11.5 महीने तक लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। 403 विधानसभाओं में यह यात्रा गुजरेगी, वहां तक पहुंचेगी और आखिरी में 31 जनवरी 2024 को सोनभद्र जिले के अंतर्गत आने वाली 403 नंबर की दुद्धी विधानसभा में इसका समापन कार्यक्रम होगा। इस यात्रा का अपना एक मकसद है, एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है मनुवादियों की गुलामी से मुक्ति दिला करके मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना, शासक बनाना। आज की तारीख में देश की जो हालात और परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा दयनीय हैं। रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के तौर पर जो देश में आज राजनीति करने वाले लोग हैं वो एक ही शासक जाति के लोग हैं जिनका डीएनए भारत की किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के लोगों से, किसी भी धर्म के लोगों से मैच नहीं खाता है, जो बहुसंख्याक लोग हैं और वो देश के हुक्मरान बने हुए हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने अभी बात कही कि वोट में तब्दील नहीं हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत में जो ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में देश की जनता को बहुत बड़ी आशंकाएं हैं। सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसके बारे में एक बड़ा तबका देश का जो है वो आशंका व्यक्त कर रहा है कि आखिरकार हमारे वोट की चोरी क्यों होती है, डकैती क्यों डाली जाती है। ईवीएम मशीनों से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, यह बात देश की सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार कर चुकी है और 8 अक्टूबर 2013 को अपना निर्णय सुना चुकी है। इसका समाधान भारत के माननीय चुनाव आयोग को करना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग समाधान करने की बजाय बयान देते हैं केवल, और कहते हैं अगर किसी की हिम्मत है तो ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए। अरे जो बात आप पब्लिकली बयान दे करके कह रहे हैं वो बात आप सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी सबूत के तौर पे कहो। इंजीनियर हरि प्रसाद मुरली ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कंपनी ईवीएम मशीन्स को बनाती है, उसके अधिकारियों के सामने और माननीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाया। तो पुलिस प्रशासन की मदद से और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसको जेल में डालने का काम किया कि हमारा पेटेंट है और आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हैक करने की। उसको जेल में डाला गया और इतना उसको धमकाया गया, उस वक्त में इतना धमकाया गया कि अभी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पर। केवल वही नहीं बल्कि भारत में बहुत सारी पार्टियां भी इस पर बोलने का प्रयास की, मगर उनको ईडी लगा करके, आय से अधिक संपत्ति का डर दिखा करके, सीबीआई लगा करके, इनकम टैक्स की रेट डाल करके उनके मुंह बंद करने का काम वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने चुप कराने का काम किया। 21 पार्टी के लोगों ने, वो बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों ने लिख करके दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए।
ये समस्या अभी देश के अंदर में बड़े पैमाने पर है और इसी आधार पर बीजेपी के गुंडे खुल्लम खुल्ला तौर पर कहते हैं कि आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को डाल दो, जीतेगा तो भाजपा का ही। कुछ असामाजिक तत्व जो है, एंटी सोशल एलिमेंट जिनको कहा जा सकता है, वो कहते हैं आप किसी को भी वोट डालो, जीतेगा तो बीजेपी का ही। ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है और माननीय चुनाव आयोग ऐसे लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ईवीएम की समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं कि दूसरी एक समस्या भी निर्माण होने को है, जिसको आरवीएम कहा गया है। अभी रिमोट लोकेशन वोटिंग मशीन के नाम से आरवीवीएम कह सकते हैं उसको, आरवीएम अभी पूरा नाम उसका उस तरीके से नहीं हुआ है। सुदूर मतदान प्रणाली जिसको हिंदी में एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो, उस पे भी अभी टेस्टिंग करना शुरू कर दिया गया है। जैसे ईवीएम की सबसे पहली शुरुआत 1981 में यानी 82 के अंदर में इंदिरा गांधी जब जीवित हुआ करती थी तो बाई इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करके दिखाया, और उसके बाद में फिर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के, जो एक ही शासक जाति के लोग हैं, उन्होंने मिलजुल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ईवीएम के बारे में बहुत लंबा इंतजार किया और 2004 में आखिरकार उसको फुल एंड फाइनल करके देश के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया। 2004 से लेकर के 14 तक ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता कांग्रेस ने। यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया, बीजेपी के नेताओं ने लगाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया, लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया। और जब आरोप का पूरे देश और दुनिया में डंका बजने लगा, कोर्ट तक मामला गया, तो वही सुब्रमण्यम स्वामी, वही लाल कृष्ण आडवाणी और बहुत सारे जीवीएल नरसिम्हा राव, ऐसे तमाम जो नेता लोग थे, आज बीजेपी उनको बख्शिश दे रही है, उनको राज्यसभा का सांसद बना रही है और चिड़ी चुप बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिंह का प्लान बना। ये खुलासा दुनिया वालों को पता ना चले, क्योंकि दुनिया वालों को क्या मालूम है, इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत की बदनामी कहीं दुनिया में ना हो जाए, इसके लिए सोनिया गांधी जी और इन लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया, आरएसएस के लोगों ने, कि तुम चुप रहो, आप भी 10 साल घोटाला करो, हम चुप रहेंगे। अभी वो 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था एक तरीके से, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा होने को है 24 में, 23 में खत्म हो जाएगा, नया चुनाव होगा, 14 से 24 तक खत्म हो गया। इसको लेकर के भारत का मीडिया और तमाम जो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी को जो पप्पू और तमाम प्रकार की संज्ञा देकर के उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, अभी मीडिया में उसकी इमेज बनाई जा रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे पूरा हो रहा है और साल भर के अंदर में वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस का, वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का वास्तविक विपक्ष केवल कांग्रेस पार्टी ही है, ऐसा प्रचार करने का काम हो रहा है। अब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के, ऐसा उन्होंने बयान दिया। तो जिनके बाप दादों ने भारत के टुकड़े करने का काम किया हो, भारत को बांटने का काम किया हो उस कांग्रेस ने, वो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। ये तो कोई समझ की बात, परे की बात है, बाहर की बात है, ये हजम नहीं हो रही है। और जोड़ने निकले भारत को, और आखिरकार में लास्ट में आकर के कश्मीर में जब गए तो उन्होंने बयान दिया, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं। और कई बार तो उन्होंने जनेऊ दिखाया। और जब संसद में जाते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, अभी बजट सत्र का जो वो भाषण कर रहे थे उस समय, बजट सत्र के दौरान वो हिंदुस्तान 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 ही चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भारत जोड़ने की तुम बात कर रहे हो और हिंदुस्तान कहां से आ गया? ये किस चिड़िया का नाम है? भारत एक गणराज्य है
इंडिया दैट इज भारत, उसको संविधान निर्माताओं ने ट्रांसलेट करके भी बताया है। मगर ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, इन द नेम ऑफ हिंदू, ये तमाम SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करते हैं और शिकार हो रहे हैं। पिछड़े जाति के लोगों की, OBC के लोगों की जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जो अपने आप को चुनाव में कहते हैं कि मैं नीच जाति से हूं, मैं तेली हूं, घाची हूं, आप मुझे वोट दो, भाजपा की सरकार बनाओ। उन्होंने OBC की जनगणना पर रोक लगाने का काम किया है। ये जो किसानों की आय को दोगुनी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसानों की आय दोगुनी करना तो बहुत दूर की बात है, सपनों की बात हो गई वो। बल्कि लगभग 800 किसानों को मौत के घाट उतारने वाली ये बीजेपी सरकार है। किसानों ने अपनी क्या कहा, उन्होंने किसानों ने कहा कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। हम मैक्सिमम की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें कम से कम हमारी मूल्य में जो लागत आ रही है उसका मूल्य सरकार हमको ये बता दे केवल कि हमको कम से कम कितना आप हमारी फसल को खरीदोगे, ये निर्धारित करके बताए हमको। हमारी लागत मूल्य से भी नीचे हमको हमारी फसल बेचनी पड़ती है जितनी लागत आई है। इस वजह से हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे थे। मगर किसानों की उन बात को सुनने के बजाय एक मिनट के लिए भी, जो किसान हितैषी है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बताती है, किसानों की एक मिनट की सुनने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है। मगर मंदिरों में घंटा बजाने के लिए उनके पास में घंटों भर का समय है, मंदिर की आरती उतारने के लिए गंगा की उनके पास में 3-3, 4-4 घंटे का समय है। इसका मतलब एक धर्म विशेष को थोपने का कार्यक्रम हमारे लोगों के ऊपर में हो रहा है, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर में वो थोपा जा रहा है। ये संविधान विरोधी कृत्य है, संविधान द्रोही कहा जा सकता है इसको। संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से कोई भी अपना पाठ पूजा करने का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। मगर आज लोगों के ऊपर में थोपा जा रहा है। युवाओं की 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी बीजेपी की सरकार में चुनाव के वक्त में। आज हर घर के अंदर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। और जब वो रोजगार मांगते हैं कि भाई अभी आपकी सरकार बन गई, अब तो रोजगार दो, डबल इंजन की सरकार बन गई, अब तो रोजगार दो, तो उनको लाठियां मिलती हैं, उनकी पिटाई होती है, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके योगी जी की पुलिस उनको मारती है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है उनको पिटाई होती है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, ये बख्शिश उनको मिलती है सरकार में। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से ये 403 विधानसभाओं में हम लोग परिवर्तन यात्रा निकले हैं। परिवर्तन शब्द छोटा है, देखने को छोटा है, मगर इसमें बहुत बड़ी ताकत लगती है। ये बदलाव आपकी जिंदगी में, आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी पीढ़ियों को बचाने के लिए, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीबी भुखमरी से मुक्ति दिलाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जा रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले नुक्कड़ सभाओं में। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो हमको अनुभव मिल रहा है, किसानों की जो फसल को सींचने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिल अनगिनत, इतना अनकाउंटेड बिल आता है कि वो बिजली का बिल देकर के उनको हार्ट अटैक पड़ने लग जाता है। कई सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिली हैं। घरेलू कनेक्शनों के बिल तेजी से आ रहे हैं, 2000, 5000, 10,000, 15,000, लाखों रुपए के बिल किसानों के आ रहे हैं। क्या करे आदमी? रोजगार खत्म कर दिया गया। नए श्रम कानून के नाम पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों से उनका शोषण करने का काम इस सरकार कर रही है। 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे तक गुलामी किया जा रहा है और वेतन केवल 8 घंटे का दिया जा रहा है।
समस्या ही समस्या हमारी तरफ है। तो इसलिए इन तमाम समस्याओं से अगर आप लोग निजात पाना चाहते हो तो मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, सम्मानित मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको रोकना है, इसको परास्त करना है, तो हम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ देना होगा। इसके लिए हम लोग हर बूथ पर 10 यूथ लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हिम्मत अकेले समाजवादी पार्टी की नहीं है। आज की तारीख में बसपा का तो नाम लेना ही बेकार है एकदम से। क्या है उसका? कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी को रोकने की ताकत कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव लड़ेंगे तब भी कुछ भी होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर सपा बसपा के लोग मिलकर के भी लड़ते हैं तो भी बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं। यह प्रयोग करके देख लिया है उन्होंने 2019 के अंदर में। संगठित शक्ति हम लोग मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ते, हमारी लड़ाई 419 लोकसभा सीटों पर हम लोगों ने पहली बार अपना कैंडिडेट खड़ा करने का काम किया था 2014 में, और अभी 543 सीटों पर हमारी पूरे भारत भर के अंदर में तैयारी चल रही है बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा। हम उसके लिए सारे राज्यों के अंदर में अभी ये तैयारी साल भर पहले से शुरू कर दिए हैं। लगातार हमारी परिवर्तन यात्राओं का दौर हर राज्य में चल रहा है। ये बदलाव लाने के लिए अधिवेशन, कार्यक्रम, प्रोग्राम सभी राज्यों में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 1-2 नहीं बल्कि 18 कमिश्नरियों की 18 यात्राएं समानांतर चल रही हैं, और 19वीं मेरी खुद की प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा में चला रहा हूं, जो 403 विधानसभा में लेकर जाने वाला हूं। भारत की एकमात्र इकलौती पहली पार्टी है मेरे साथियों। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, जो सच्चाई होती है उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लोगों को जल्दी हजम नहीं आती है। झूठी बातें जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि एक झूठ को 100 बार अगर बोला जाए तो उनको सच लगने लगता है। मन की बातें लोगों को समझ में आती हैं, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से झूठ को फैलाया जाता है। तो ये जो सच्चाई है उसको हजम करने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आज नहीं कल समझ में आएगा लोगों को हमारे। हमें कोई इस बात के लिए शिकायत नहीं है हमारे लोगों से, मगर इस देश में परिवर्तन होकर रहेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी आज देश को दिशा देने लायक है। हम लोगों ने सीए कानून के खिलाफ में 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर में भारत बंद करने का काम किया, उसका समर्थन करने का काम किया। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के हमारे आंदोलन बराबर रहे। किसानों के 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने मजबूर किया, बहुजन मुक्ति पार्टी ने मजबूर किया। बताइए आप लोग, कोई भी बता सकता है कितने आंदोलन किए किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने? मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे माननीय अखिलेश यादव जी, एक बयान तक जारी नहीं किया उस समय। कितने आंदोलन किए बसपा प्रमुख मायावती जी ने? मैं तो इन लोगों को केवल बेचारे मानता हूं। अभी इनके बस की बात नहीं है। ये तो केवल अपने संपत्तियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिस दिन उन्होंने ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, वो उस दिन ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जो हालात आज बीजेपी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, वो समाज की आप लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये स्थिति आज की तारीख में है। साथियों, मैं अपने सभी भाइयों से, उत्तर प्रदेश के साथियों से यह अपील करना चाहूंगा कि इस परिवर्तन यात्रा को आप, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के फेसबुक पेज से लाइव टेलीकास्ट इसका हमेशा होता है,
आप जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें, और न केवल उत्तर प्रदेश देश के अंदर में बल्कि दुनिया भर के लगभग 20-22 कंट्रियों के लोग इसको जो है सुनते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज द ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया की ताकत है। मेनस्ट्रीम मीडिया हमको हाइड करने का काम करती है। सोशल मीडिया से हम लोग घर घर तक, जन जन तक हाउस होल्ड की पार्टी बनाने की तैयारी में हैं, और एक बहुत बड़ा जन समर्थन हमको देखने को मिल रहा है हमारे समाज के द्वारा। मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा भारी जन समर्थन आज बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में खड़ा हो रहा है। और निश्चित तौर पर हमको ये यकीन नहीं, पूरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका बंदोबस्त करने लायक आज की तारीख में हम लोग हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमाबेशी है उसको भी हम लोग आने वाले समय में 2-4-6 महीनों में पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग इसमें तन मन धन के साथ में साथ और सहयोग करेंगे। इसी चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।